हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सारे मैचेस हुए हैं। कितने मैचेस हुए हैं? तकरीबन मेरा ख्याल है 5 मैचेस हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया न्यूजीलैंड वुमेन का मैच हुआ। उसके बाद बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ का ओडीआई हुआ। और उसके बाद फिर एक इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का भी हुआ T20, जो कैंसिल हो गया। वो तकरीबन हुआ ही नहीं, वो बारिश की वजह से। अच्छा, पहले तो भाई हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो है वो पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट मैच था वो था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ज़रा उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद फिर अपनी मेन क्रिकेट पे आएंगे, क्योंकि उस पर ज़रा लंबा डिस्कशन होता है, लंबी ज़रा बात करनी होती है, एनालिसिस करना होता है। तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि जी रोको का क्या होगा। रोको का कुछ भी नहीं हुआ भाई, और रोको का मुश्किल ही लग रहा है होते हुए। रोहित शर्मा ने बहुत प्यारी बारी खेली है आज। 68 से रन बनाए हैं या 70 रन बनाए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करके 73 रन बनाए। बड़ी अच्छी बैटिंग करी उसने। और उसके साथ श्रेयस अय्यर ने जो पार्टनरशिप लगाई थी वो बड़ी क्रूशल थी। विराट कोहली यार लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मज़ा नहीं आ रहा देखने में ना। मज़ा नहीं आ रहा, मतलब सच बात मैं बोलूँगा। ठीक है, बॉल मूव कर रही है, मूविंग कंडीशन है, सब कुछ है, पर वो कोई पहली दफ़ा तो ऑस्ट्रेलिया आया नहीं है। ठीक है ना। इंडिया की टीम में तो ये बात कही जाती थी कि अगर कोई प्लेयर इंडिया के अंदर सबसे अच्छी बारी ले सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो एक ही प्लेयर है, उसका नाम है विराट कोहली। बाकी क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी जो है वो अपनी टेक्निक वाइज स्ट्रगल कर जाते हैं, ये प्लेयर जो है ये कोप अप करता है वहाँ पे। खैर बहरहाल वो अब नज़र नहीं आ रहा उस तरीके के निक में कि वो पहले मैच में भी जीरो पे गया और फिर भी जीरो पे गया, और 2 मैच में जीरो डालना, ये तो एक हिस्टोरिकल टाइम हो गया कोहली के लिए कि मतलब एक प्लेयर 2 बार जीरो पे चला जाए। मतलब वही 10 12 15 रन करके चला जाता, बात समझ में आती। 2 बार जीरो पे जाना, नजर नहीं आ रहा भाई, कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे आगे। और विराट कोहली अब अगले मैच में क्या करेगा, ये तो जब वो आएगा तो पता चलेगा कि क्या करता है अगले मैच में। अम, लेकिन एक बात भी है ये सोचने वाली कि अगर हम एज वाइज देखते हैं तो शायद रोहित शर्मा की एज ज्यादा है, विराट कोहली की एज उससे कम है। तो मैं ये एक बात भी सोच रहा था कि आज रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस दे दी है तो उसका तो दिल बड़ा हो गया होगा कि यार ठीक है, आई एम देयर। और उसने अच्छे शॉट मारे हैं, कहीं से भी वो लगा नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। शुरू में उसने थोड़ा टाइम लिया, जाहिर बात है बॉल मूव कर रहा था तो हर कोई टाइम लेगा थोड़ा बहुत। लेकिन जब उसका बल्ला एक बार चला है, मैच ओवन को जो छक्के दिए उसने दो उठा के, उसके बाद जो उनका ऑफ स्पिनर था, क्या नाम था, कॉनली नाम था, क्या नाम था उसका, उसको उसने जो एक्स्ट्रा कवर पे जो उसने मारा है ना, वो जो दो दो चौके मारे हैं भाई, तो वो तो पूरे निक में है। सवाल सारा ये है, क्या रोहित शर्मा रोकेगा और कोहली जाएगा, ऐसा होगा? ऐसा तो मुझे नहीं लगता होगा। खेलेंगे तो दोनों ही खेलेंगे, इनका भी वही बाबर रिजवान वाली जोड़ी का हिसाब है। खेलेंगे तो साथ खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि, क्योंकि मैं यूं यूं समझ रहा हूँ उस चीज को कि अगर रोहित शर्मा कप्तान होता ना ओडीआई का, तो वो कोहली को बैठने ही नहीं देता, जाने ही नहीं देता वो किसी हालत, जब तक के एक प्लान पूरा नहीं हो जाता उसके खेलने का, या जहां तक उसको देख रहे हैं, शायद 2027 वर्ल्ड कप तक अगर देख रहे हैं, तो जहां तक भी देख रहे हैं, एटलीस्ट उसका प्लान जब तक पूरा नहीं हो जाता वो जाता नहीं। लेकिन अब क्योंकि चीजें उसके हाथ से निकल गई हैं, वो तो खुद अब एक प्लेयर बन गया है। तो अब बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा यार अगर ये हमने देखा ना कि विराट कोहली हट जाते हैं और रोहित शर्मा टिक जाते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा यार, मतलब विराट कोहली हटेगा और रोहित शर्मा खेलेगा, ये तो मेरे मतलब ना हजम होने वाली बात है मुझे। मेरे हिसाब से तो खेलते हैं तो दोनों खेलते हैं, नहीं खेलते तो दोनों नहीं खेलते, ये होना चाहिए बस मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी आपके पीछे यशस्वी जायसवाल भी बैठा हुआ है, तो अब लास्ट ओडीआई है, क्या करेंगे, उसको भी ऐसी जाएंगे, ऐसी लेके आ जाएंगे, वापसी मौका नहीं मिलेगा। लग तो ऐसी रहा है कि शायद तीनों ओडीआई मिलेंगे रोहित शर्मा को, तो मिलने भी चाहिए, वो खेलता ही एक फॉर्मेट है। तो अब शायद यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं बनेगी। और मैच यार बड़ा शानदार हुआ, मैच जो है ना बड़ा सॉलिड हुआ। इंडिया ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया है और मैच के अंदर भी आए हैं,
264 रन बनाने हैं, कोई छोटा स्कोर नहीं होता यार। 250 से ऊपर जो स्कोर होता है ना, 260, 270, हमेशा ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक चैलेंजिंग स्कोर होता है, ये कोई इजी स्कोर नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से उसने खेला है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने, पहले शुरू में आया। अच्छा, मैं ये जैसे जैसे, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज की सीरीज में फॉलो कर रहा था, उसके बाद एक इंग्लैंड में इन्होंने T20 सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया, तो मैं इनको जो फॉलो कर रहा हूँ ना, मुझे ये नजर आ रहा था कि यार इनकी जो बैकबोन बनता जा रहा है ना विद टाइम, वो मिचेल मार्श खुद है, कप्तान। जब ये ऊपर से रन ठोकता है तो फिर टीम जो है वो 90%, 99% जीती जाती है। तो आज ये हुआ कि ये आउट हो गया जल्दी, और ये आउट हुआ, मेरा ख्याल है 11 रन पे आउट हुआ था, अगर मैं गलत हूँ। हाँ, एग्जैक्टली 11 रन पे आउट हुआ, 24 बॉलें खेली, 11 रन पे आउट हुआ, और इसने एक आधा चौका मारा, उसके बाद से निकला नहीं। और ये फिर जा रहा था उस वक्त चार्ज करने में, जो ये आउट हो गया। तो मुझे उस वक्त ये लगा कि यार ये मैच अब उन पे आ गया है जिन पे, जो अभी एक्सपोज नहीं हुए थे पूरी तरह। हमेशा मिचेल मार्श कहीं ना कहीं मैच में होता था, तो मुझे ये था कि अब या तो ट्रेविस हेड है या फिर कोई और नहीं है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन फिर जब ट्रेविस हेड भी आउट हुआ, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जितने भी न्यू लॉट आई है ना, उन पे आ गया गेम। और वहां से यार, मैथ्यू शॉट का मैं आमतौर पे देखता हूँ रिकॉर्ड, ना T20 में इतना कोई अच्छा है, ना ODI में कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड है इसका। और हाँ, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है इसका, हर तरह की क्रिकेट में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं से भी कोई बहुत जबरदस्त एवरेज वाला प्लेयर नहीं है। ODI में तो एवरेज देखी जाती है ना, तो ये कहीं से भी कोई अच्छी एवरेज रखने वाला प्लेयर नहीं है। बहरहाल वो जब आया खेलने, तो उसने मारा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आज इंडिया ने भी हद कर दी यार, कैचेस छोड़ छोड़ कर। अस्तगफुरुल्लाह, ट्रेविस हेड का कैच छोड़ा, मैथ्यू शॉट का 2 बार कैच छोड़ा। अरे भाई, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही थी कि चलो, हमारी टीम के बारे में तो ये कहा जाता है कि भाई हम तो ज़्यादा फिटनेस पर ध्यान देने वाले, प्रोफेशनली रन होने वाले वाला बोर्ड ही नहीं है, और हम प्रोफेशनली काम करने वाले प्लेयर्स ही नहीं है। हमारे प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है भी नहीं, ना खुराक का इतना कोई ख्याल है, ना कुछ है। लेकिन इंडिया में तो वो कल्चर स्टैब्लिश हो गया है ना काफ़ी हद तक। हम देखते हैं कि उनके प्लेयर्स बड़े क्या सुप्रीमली फिट होते हैं। मैं उनको फिटनेस फिट नहीं कहूँगा, सुप्रीमली फिट होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना IPL का सीजन खेलना होता है, प्लस उसके अलावा बायलैटरल्स हैं, फिर उसके बाद फिर ट्रॉफीज के मैच, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के मैच है। तो जो फिटनेस, और फिर टेस्ट मैचेस अलग हैं। वो ये टेस्ट मैचेस भी 5 मैच की सीरीज खेलते हैं भाई। इनके भी होते भी नहीं है कोई एक दो वाले, जैसे हम टुच्चो को दे देते ना 2 मैच की सीरीज। ये खेलते भी बड़ी सीरीज है, तो बड़ी सीरीज भी खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस भी पूरे। तो मतलब बड़ा टफ स्केड्यूल है इनका, और उस टफनेस के लिए इनके फिटनेस स्टैंडर्ड्स भी उस हिसाब से होते हैं। और फिटनेस स्टैंडर्ड्स उस हिसाब से होने के बावजूद आज कुछ नहीं तो कुछ नहीं, उन्होंने 4 से 5 कैच छोड़े भाई। मेरा ख्याल है कि मैथ्यू शॉट के जो 2 कैच छूटे, अगर वहां पर कैच पूरी पकड़ लेता तो मैच काफी हद तक निकल गया था इनके हाथ से, ऑस्ट्रेलिया के हाथ से। तो यहाँ पर मैं ये समझ, मुझे मुझे ये कहना पड़ेगा कि बुमराह जो था ना, वो उसकी कमी फील हुई, क्योंकि वो अपनी बॉलिंग ब्रिलियंस से आउट कर लेता ना, वो फील्डिंग पर डिपेंड करता नहीं है। तो इनको इतनी आदत नहीं थी कि ये फील्डिंग से चले और फील्डिंग से विकटें लें। वो अपनी बॉलिंग ब्रिलियंस से ही 2-3 आउट करके दे देता है, अच्छे दिन 4-5 ही खा जाता है वो अकेला। आज तो अब बुमराह है नहीं ODI में इनके, तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं तो बुमराह की कमी फील हुई यहाँ पर। और दूसरा ये है कि यार फील्डिंग बड़ी ही पथेटिक थी यार। और इसके अलावा जो इनका इनका जो एक और प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का, जिसको मैं किसी खाते ही नहीं लाता था, वो था कूपर कॉनोली। यार मैंने तो उसकी सिर्फ स्पिन बॉलिंग देखी थी थोड़ी बहुत, तो चैंपियंस ट्रॉफी में इसने खेला था इंडिया के खिलाफ, तो मैंने देखा था इसने रोहित शर्मा को आउट कर लिया था। बाकी ये ओपनर ओपनर भी आया था, उसको नया प्लेयर था, ओपनर भेज दिया था, कोई अच्छी बैटिंग नहीं करी थी, आउट हो गया था जल्दी। तो मुझे ऐसे लगा कि यार कोई ऑर्डिनरी सा प्लेयर है, बस ठीक ही होगा। लेकिन ये बात सच है कि ऑस्ट्रेलिया की जो जजमेंट है ना प्लेयर्स की, उसको आप डाउट नहीं कर सकते यार। क्या टीम है यार, कसम खुदा की। मैं इतना एडमायर करता हूँ ना ऑस्ट्रेलियंस को एज अ क्रिकेट टीम। वाओ टीम है, वाओ। ये जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को पिक करते हैं,
और फिर उसके बाद उन्हें प्लेयर्स बनाते हैं। वो जो जर्नी है ना, आउट क्लास। मतलब वो जिस तरीके से एक नॉर्मल प्लेयर आता है और उसको एक बहुत जबरदस्त तरफ वो लेके चले जाते हैं, और ये उनके सिस्टम की जीत है। एक तो ये कि इनकी प्लेयर्स प्रोफाइलिंग मैंने सुना है कि डोमेस्टिक में बहुत अच्छी होती है, जिससे जब प्लेयर ऊपर आ रहा होता है ना, तो इनके पास वो रिकॉर्ड पहले ही होता है कि ये क्या करके आया है पीछे ना। तो क्या करके आया मतलब स्टैटिस्टिक्स नहीं, क्या करके आया ऐसे मतलब कहाँ कहाँ फंसे हुए गेम निकाले हैं। फलाना उस एज में 15 साल की उम्र में ये किया था, 20 साल के। ये जो प्रोफाइलिंग है ना, वो बड़ी शानदार है प्लेयर की। तो ये कूपर कॉर्नली जो आया है तो डेफिनेटली ऐसे ही तो नहीं उठ के आ गया। इसने जो ऑफ साइड पे शॉट्स लगाया, अबे भाई ऑफ साइड पे छक्के मार रहा था वो। ऑफ साइड पे छक्के मार रहा था। और ऑफ साइड पे एक दो तो उसने ऐसे शॉट मारे, रवि शास्त्री ने भी बोला ट्रेसर बुलेट। क्या कस कस ने शॉट लगाई है, शानदार, आउटस्टैंडिंग शॉट्स। तो बड़ी कोई जबरदस्त बैटिंग करके गया ये। और भाई आप ये कह लो कि मैच ही छीन के ले गया ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से। ये जो इनके पास प्लेयर आते हैं ना मैच छीनने वाले, ये कौन सी फैक्ट्री से निकल रहे हैं यार, मुझे तो ये समझना जरूरी है। जब मैच दूसरी तरफ जा रहा हो और वहां से छीन के वापस लेकर आ जाओ, ये जो चीज है ना भाई, आउटस्टैंडिंग ऑस्ट्रेलिया में जो होती है ना भाई, जो इनकी जो ग्रिट है और जो मैच जीतने का जो फोकस है, मजा आ जाता है देख के। वेल डिजर्व विक्ट्री। और इंडिया अच्छा ही वो हारा। जिस तरीके की आपकी घटिया फील्डिंग थी, सिर्फ क्या बैटिंग और बॉलिंग करके जीत जाओगे क्या? बॉलिंग करने के अच्छी फील्डिंग भी तो करनी होती है। अब हर या तो बुमराह को लगा दो 10 ओवरों में और वो ले ले आपकी 5 विकेटें, तो ही आप मजे कर लो। वरना अगर आपने एक नॉर्मल बॉलिंग करनी है जिसमें आपको अच्छी फील्ड लेके आउट करना होता है, उसमें तो फील्ड से सपोर्ट लेनी पड़ेगी भाई। फील्ड के बगैर कैसे आप मैच जीतोगे? बहरहाल 2-0 से सीरीज लग गई है, आखिरी गेम है। अब वो मेरा ख्याल है अपनी बेंच स्ट्रेंथ खिलाएंगे, आखिरी गेम आके हरा देंगे। अच्छा, इंडिया के डिफेंस में बस एक छोटी सी बात कह देता हूँ। नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या का 20% भी नहीं है। ये बात समझ लो। अगर मैं कहीं पर कोई वीक लिंक निकालूं इस ऑस्ट्रेलियन टीम का और इंडिया की टीम का, तो वो दो ही हैं, बुमराह और हार्दिक पांड्या इस टीम में नहीं है। कुलदीप यादव तो बनता नहीं है स्क्वाड में, मेरा ख्याल है लेकिन वो खेलेगा नहीं शायद। लेकिन जो आपका बुमराह और हार्दिक पांड्या है ना, ये एक डिफरेंस था जिससे ये पता चल रहा है कि ये कितने ज़रूरी हैं इंडिया की वाइट बॉल क्रिकेट में। इनके बगैर वाइट बॉल क्रिकेट पूरी नहीं होती इंडिया की। ये हाल होता है फिर। खैर बहरहाल ये हो गया आपका इंडिया का चैप्टर। अब आ जाते हैं हमारे, अच्छा एक छोटा सा पहले टच कर लेते हैं बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ है। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है। वैसे वो इग्नोर हो गया इस चक्कर में क्योंकि आज एक दो बड़े मैच लगे हुए थे। एक हमारा टेस्ट मैच लगा हुआ था। हमारा बड़ा बड़ा मतलब वो बड़ा था लेकिन था बहुत छोटा। ड्यूरेशन में बहुत छोटा था। तो खैर एक हमारा मैच लगा हुआ था, एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच लगा हुआ था। तो क्योंकि दो मैच लगे हुए थे तो इस वजह से वो वाला मैच थोड़ा सा इग्नोर ही हुआ। लेकिन मैच बड़ा जबरदस्त हुआ है वो। कोई बहुत कंपेटिटिव मैच नहीं था लेकिन उसमें सैफ हसन ने अपनी क्लास दिखाई है यार। क्या प्लेयर मिल गया भाई ये बांग्लादेश को। और मैं शुक्र करता हूँ कोई तो मिल गया हमें। उनके पास तो बैट्समैन ही नहीं है यार। होता है वही धीरे रॉय और जितने भी आते हैं थोड़ी सी अपनी ग्लिम्पसेस दिखाते हैं और उसके बाद फिर उनकी परफॉर्मेंस भी बेकार हो जाती है। ये अब एक ऐसा प्लेयर आया है जिसमें लग रहा है कि बहुत दमखम है और एशियन कंडीशंस का ये बेहतरीन प्लेयर बनेगा। एशियन और दुबई की जो मिडिल ईस्ट टाइप की कंडीशन होती हैं, स्पिन कंडीशन वगैरह, जहाँ बॉल थोड़ा सा लो रहता है, ये बड़ा ज़बरदस्त मारेगा। पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेलेगा ये। तो मैं ये देख रहा था कि इसने जो आते ही पंच दिया है ना और मारना और कूटना शुरू किया है वेस्ट इंडीज के बॉलरों को, वो दूसरा वाले ने नहीं शुरू करा, पहले इसने शुरू करा। अगर आप स्कोर देखोगे तो स्कोर शायद इसका ज़्यादा है, स्कोर इसका ज़्यादा है। लेकिन वो दूसरे वाले का 91 है और इसका स्कोर जो है वो 80 है। तो ऐसे देखने में बाजार लगेगा कि जी वो सौम्या सरकार ने ज़्यादा अच्छा खेला है, लेकिन नहीं। असली जो पंच मारना शुरू करा है ना, वो शुरू ही इसने करा है, आपका सैफ हसन ने। और इसने 6 छक्के लगाए हैं और दूसरे वाले ने भी लगाए हैं 4 छक्के, लेकिन इसने 6 छक्के मारा है। जो इसने बैकफुट पे किया है ना वेस्ट इंडीज को, मजा आया यार बैटिंग देख के, अच्छा लगा। एक बहुत अच्छा एडिशन है ये।
सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट में बैट्समैनों के अंदर बांग्लादेश के पास खासतौर पे बड़ा अच्छा एडिशन है, और उसका मजा आएगी इसकी क्रिकेट देखने में जहां जहां। और मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि ये बंदा जहां जहां रन करेगा ना, फिर जैसे आमतौर पे होता है कि एक टीम के अंदर 3 प्लेयर कोई ऐसे होते हैं जिस पर डिपेंड करती है टीम, बांग्लादेश के पास एक ही प्लेयर है और उसका नाम है सैफ अली। ये चलेगा, बांग्लादेश 90-95% मैच में होगी, जीत भी सकती है। और ये नहीं चलेगा, पीछे कुछ नहीं है इनके पास खेलने के लिए, कुछ भी नहीं है। ये ऊपर छोटे मोटे जो प्लेयर है जो आगे पीछे आके परफॉर्मेंस दे भी देते हैं, शांटो वांटो 40-50 रन कर दिए, ये कुछ भी नहीं है, सब फुल प्लेयर है। तो वही दिलोदर को मैं पहले मैं शुरू में बड़ा अच्छा समझ रहा था उसको, जाकिर अली भी अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई दमखम नहीं है इन प्लेयरों में, बेकार प्लेयर है। जो अभी सही मायनों में जिसे आप प्लेयर बोलोगे वो एक ही है, और उसका नाम है सैफ अली। और मजा आता है इसकी बैटिंग देखे। ये एक एंटरटेनिंग प्लेयर है। इसको ओडीआई में और टेस्ट T20 में जहाँ खिलाओगे ये खेलेगा, जबरदस्त प्लेयर है। बस अगर ये आउट हो गया तो बांग्लादेश गई। ये इतना जरूरी हिस्सा बन गया है बांग्लादेश का। तो ये हो गई बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश ने आज मैच जीता, 179 रन थे। इन्होंने कितना 296 मारे बांग्लादेश की विकेटों पे। तो वो दूसरी वाली टीम जो है वो 117 पे चली गई। 117 पे जाने के बाद क्या मैच में बचता है। खैर, वेस्ट इंडीज तो वैसे ही बेकार हो गई है, फिर उसके ऊपर उनको 300 रन दे दो तो मैच खत्म ही समझो। खैर, ये हो गई इनकी बात। अब आ जाते हैं भाई अपने मैच पे। यहाँ से शुरू होता है मजेदार डिस्कशन। ये जो हुआ है ना आज, ये वही है जो हम देख देख के अपना खून जला जला के ख़त्म होते रहे हैं। और वो है कि जब हमारे प्लेयर अपने लिए रन कर देते हैं और टीम की जब ज़रूरत पड़ती है तो विकेट दे के चले जाते हैं। आज T20 और ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस हुआ, अभी आता हूँ उस पर भी तफसीली बात करेंगे एंड में। उसमें बाबर आजम का नाम आ गया T20 के अंदर, ठीक है, तो नाम आ गया और वो 50 रन करके आउट हो गए। तो जो जो उनको चाहिए था कि जी मेरा नाम आ जाए, वो नाम आ गया उनका। ये पाकिस्तान को मैच लगता है तो लगे, नाम तो आ गया ना, काम पूरा हो गया। तो उन्होंने कल 49 पे छोड़ा था उसको, आज 1 रन और ऐड किया, हमारे ऊपर एहसान किया, 50 रन पूरे किए और चले गए। ये नाम आ गया ना T20 में, तो बस काम तो हो गया ना पूरा, फिर क्यों खेलना है आगे। बाबर आजम का जो आज का डिसमिसल था ना, ये वही जैसे मैं कल जो बात कह रहा था कि शान मसूद जब बैटिंग करता है, ने जब बैटिंग की थी कल साइमन हार्मर के खिलाफ, तो वो जैसे बैक फुट पे गया था खुद ही फंस गया था, लॉक हो गया था खुद ही, बॉल अंदर आ गया। अब जब आप बैक फुट पे चले जाते हो ना, स्पिनर पे अंदर स्टंप्स के अंदर चले जाते हो, तो अगर थोड़ा भी चांस बचने का होता है ना, वो नहीं रहता, ठीक है ना। साइमन हार्मर ओवर द विकेट बॉल करता है, बाबर आजम को ओवर द विकेट ही कर रहा था। वो राउंड द विकेट आया क्यों, वो राउंड द विकेट क्यों आया इसको। वो राउंड द विकेट तो लेफ्टी को आता है, राइटी को आने की क्या जरूरत थी। वो राउंड द विकेट एलबी ही लेने आया था, LBW ही करने आया था, या सिलीमेडॉन पे एज वैज लेने के लिए आया था, ठीक है। तो हमारा जो एक हमारे हमारे बंदे ने बाबर आजम ने जो उसको एक यूं खेल के जो सिंगल निकाला और वो अपना 50 पे पहुंचा, तो उनको लगा मैं दोबारा पीछे जाऊंगा, दोबारा यूं खेल दूंगा। अबे ये कोई ट्रू पिचेस थोड़ी है जो तुम एक ही जैसे बॉल पे एक ही जैसा शॉट 2 बार खेलने चले गए और बैक फुट पे जा रहे हो यार स्पिनर के ऊपर, समझ से बाहर है। ये तो सोचने की चीज है ना कि अगर आप एक डिसमिसल अपनी टीम में देख चुके हो बैक फुट पे जाके आउट होना, ठीक है फ्रंट फुट पे आउट हो जाओ, मैं फ्रंट फुट को नहीं गलत बोलूंगा, फ्रंट फुट पे हो जाओ, सब हो जाते हैं फ्रंट फुट पे आउट, लेकिन फ्रंट फुट पे एलबी लेना बड़ा मुश्किल होता है भाई। LBW इतनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल लगती है। LBW में बहुत चीज़ों देखनी पड़ती है, पैर बैट भी टच हो सकता है, बॉल को सीधा भी आना होता है, आपने स्ट्रेच भी कर दिया होता है, तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप अंदर चले जाते हो तो बस फिर तो ये पत्थर पे लकीर होती है, ये आउट, ठीक है। उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान सिलीमेडॉन पे देके निकल गए, उनका भी काम तो हो गया था ना, वो क्या नाम है उनका भी, इनकी भी एक परफॉर्मेंस तो हुई भी थी वो पहले टेस्ट में, उन्होंने बोला बस ठीक है जगह पक्की है, आउट भी हो जाओ कोई मसला नहीं है। तो सारे के सारे जो है ना
गैर जिम्मेदार प्लेयर्स हैं, और इन गैर जिम्मेदारों पे हम बैठ के अपना खून जला रहे हैं, और रोज जो है वो देख रहे हैं मैचेस, बॉल बाय बॉल देख रहे हैं और तप रहे हैं कि यार ये क्या करते हैं। उसके बाद थोड़ा सलमान अली लगा अच्छा खेलता हुआ, लेकिन उसने भी जो है वो कट वाले बॉल को चॉप कर दिया और पीछे निकाल स्टंप्स पे मार दी बॉल, तो वो भी हो गया। अब ये स्मार्टनेस है बॉलर की, वो देख रहे हैं ना कि यार ये बंदा जो है वो उसको आगे कर दो तो ये रिवर्स स्वीप मार रहा है, बार बार आगे जाता है यूँ रिवर्स फेंक देता है, पीछे जाके पीछे यूँ मार देता है। तो उसने रिवर्स नहीं दिया, उसने कट का बॉल दे दिया। तो भाई आपने कट शॉट ठीक ठीक तो खेलते यार, बॉल अंदर ही चॉप कर दिया आपने। सलमान अली आगा के डिसमिसल से ना ये मैच बिल्कुल डेड हो गया था। जब बाबर और रिजवान भी आउट हुए तो भी एक होप बाकी थी कि यार सलमान अली आगा खड़ा हुआ है साजिद के साथ, टेल एंडर्स के साथ खड़ा हुआ है, तो मैच थोड़ा सा शायद आगे जाएगा। अभी थोड़ा सा और स्ट्रेच हो सकता है, शायद 30 रन और, ऐसा लग रहा था। लेकिन बस जब सलमान अली आगा आउट हुआ ना तो फिर तो कुछ रन की कहानी थी, और इन्होंने जो है वो मैच पकड़ा दिया इनको। टोटल इन्होंने जो टारगेट दिया था इनको, वो मेरा ख्याल है कोई 70 रन का, 73 रन का दिया था शायद टारगेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, 73 रन का टारगेट दिया था, वो पूरा हो गया। तो 2 आउट किए हमने, नुमान ने। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आया, मैं कहता हूँ ना कि हमारा कप्तान थोड़ा डरपोक है। मुझे समझ, हो सकता है शायद कोई इंजरी हुई हो शाहीन को, शायद इस वजह से उसने बॉल ना किया हो, लेकिन मैं ये भी सोचने वाली बात है ना यार, क्यों, अगर आपको हल्का फुल्का धक्का लग भी गया रन आउट होने में, तो क्या हो गया भाई, कोई आपकी क्या हड्डी वड्डी टूट गई क्या? नाउजुबिल्लाह, अल्लाह 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 बचाए आपको, लेकिन कोई हड्डी वड्डी टूट गई थी क्या आपकी? क्या हो गया था? एक झट धक्का ही तो लगा था, थोड़ा बहुत चोट वोट आई होगी, लेते मसाज वगैरह और आते बॉल करते यार। 70 रन पड़े थे ना, डालते अपनी बेस्ट बॉल नए बॉल से, करते। ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर इंजर्ड थे तो, अगर इंजर्ड नहीं थे तो फिर क्यों नहीं दिया ओवर? फिर वही वाला सवाल, ये निशाना मेरा, पता नहीं भाई क्यों नहीं दिया कुछ ओवर, सोचने वाली बात है। आपका एक बेस्ट फास्ट बॉलर है न्यू बॉल का, आप आसिफ अफरीदी के साथ जा रहे हो स्पिन पे, आप क्या पूरी दुनिया को ये मैसेज देने जा रहे हो कि आपका बेस्ट बॉलर आफिस आसिफ अफरीदी है? यार मतलब अजीब सी बात है, मतलब एक बॉलर ने अगर अच्छी बॉलिंग कर भी दी है तो इसका मतलब ये वो आपका बेस्ट बॉलर हो गया, आपने उसे पहला बॉल पकड़ा दिया। यार पहला बॉल अपने फास्ट बॉलर को दो भाई, और नहीं है तो मसाज वसाज करवाओ, बोलो आगे करो यार, 5 ओवर, मैच वैसे भी खत्म हो जाएगा, लगाओ जान अपनी। पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हो या कोई क्लब मैच या पीएसएल का मैच खेल रहे हो? पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते 5 ओवर, वैसे भी खत्म हो ही नहीं, होना ही था उसे। लेकिन अपनी हीट हीटेड स्पेल तो कोई करता, परेशानी तो डालता, कुछ नहीं तो मार देता बॉल यार किसी बैट्समैन को, थोड़ा सा विजुअल्स ही अच्छे बन जाते। खैर बहरहाल, मैच बढ़ गया, खत्म हो गई कहानी मैच की, और हमने सीरीज जो है वो लेवल कर दी है। जो पहले मैच में जो भी हाइप क्रिएट की, और जो खुशियां पाकिस्तान के लोगों को दी थी, वो सब जो है वो वापस साउथ अफ्रीका को देके वो निकल गए वो। मैं अभी भी समझता हूँ कि आप मैच हारे हो रबाडा की नहीं है, हालांकि खेला सबने अच्छा है, मोतू सामी ने भी अच्छा खेला, बाकी ने भी किया, लेकिन जो आपकी कमर तोड़ी ना साइकोलॉजिकली, जो हिट किया आपको, वो रबाडा नहीं किया। जो आपसे बैटिंग नहीं हुई ना, ये 138 में जो बैटिंग नहीं हुई है, वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि आपको साइकोलॉजिकली रबाडा ने मारा है। बाकी एक ऑलराउंडर आके रन कर देता है, वो तो कहीं पे भी रन कर देगा। महाराज ने 30 रन कर दिए, कोई बात नहीं, 30 रन कर देते हैं कभी कभी टेल एंडर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जो साइकोलॉजिकली मारा है ना, हिट इधर जो हुआ है आपके, वो रबाडा था। जो रबाडा ने आपको 71 रन मारे, वहां से आप हिट हुए। बात सिर्फ ये होती है कि जो एक साइकोलॉजिकली जब आप डाउन होते हो ना, तो बात, रन को इतनी बड़ी चीज नहीं थी, क्या था यार, आप लोगों ने क्या 50-50 रन तो और करने थे। 50 रन जो है वो रिजवान ने डालने, जब 50 रन करने नहीं आते क्या, हो जाते 50 रन, लेकिन आप इधर हिट हो गए थे। जब आप इधर हिट हो जाते हो ना, फिर आपसे कुछ नहीं होता। खैर, ये मैच निकल गया, T20 और ओडीआई की टीम अनाउंस हो गई है, तो उसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका
ओडीआई टीम, ओडीआई के मैचेस बाद में, T20 पहले, लेकिन मैं ओडीआई पहले डिस्कस करूँ क्योंकि ओडीआई में कम डिस्कशन है करने के लिए। मेन हमने T20 डिस्कस करना है क्योंकि वो अभी पहली सीरीज पढ़ रहे, तो अभी जरा ओडीआई को एक छोटा सा टच करते हैं, फिर आगे निकलेंगे। ओडीआई में आपके पास है साइम अयूब, शाहिन शाह अफरीदी खुद कप्तान है, अबरार अहमद है, सलमान अली आगा, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, फैसल अकरम अच्छी एडिशन है, हारिस रऊफ, हसन नवाज, हसीबुल्ला, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम और नसीम शाह। अच्छा, मैं एक बात ये मुझे देख समझनी है इसमें कि हसन नवाज को तो हम लाए थे T20 में, ठीक है, अब ये आ गया इधर ओडीआई में, सऊद शकील कहाँ गया? इंडिया के खिलाफ इतनी इतनी मुश्किल इनिंग खेलने वाला चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद से आपने उसे ओडीआई सीन से गायब कर दिया क्योंकि उसने एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में बुरा खेल दिया और सीरीज बुरी खेल दी, तो आपको लगा कि वो प्लेयर नहीं है, वो वाइट बॉल का प्लेयर नहीं है वो। अबे भाई, समझो इस बात को, जितना बाबर आजम है ना उतना ही सऊद शकील है। बाबर आजम में जितना दमखम है, ठीक है ना, उतना ही दमखम सऊद शकील में भी है। अगर बाबर आजम बनता है यहाँ पे, जो कि बनता भी है, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता फिलहाल क्योंकि आपके प्लेयर ही अच्छे नहीं, तो सऊद शकील कैसे नहीं बाहर हो गया? और वो तो खेलते खेलते एकदम से बाहर, परफॉर्म करते हुए बाहर हुआ है ना, तो ऐसा भी नहीं था कि यार अगर चलो परफॉर्म नहीं कर रहा था और बाहर हो गया। 2-3 मैच बुरे जाना तो मतलब ये थोड़ी होता है आप उठा के किसी को बाहर कर दोगे, टीम से फेंक दोगे। आप एक टीम के परमानेंट फिक्सचर्स रखते हो जो आपको टीम में स्टेबिलिटी देते हैं। हसन नवाज आपको स्टेबिलिटी देता है? हसन नवाज सऊद शकील का रिप्लेसमेंट ओडीआई में कैसे हो गया, ये है मेरा सबसे बड़ा सवाल। सऊद शकील का रिप्लेसमेंट ओडीआई में हसन नवाज कैसे बनता है? हसन नवाज भी कितने फर्स्ट क्लास खेले हैं। ओडीआई तो लॉन्ग फॉर्मेट है ना, 50 ओवर खेलना होता है, तो 50 ओवर की क्रिकेट हसन नवाज के पास किधर है? T20 में ठीक आ गया वो, चलो ठीक है, वहां भी गलत आया लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि उसने वहां परफॉर्म कर दिया, थोड़ा सा अपने अपना मेंटल शो किया उसने उधर, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, जहाँ चल रहा है आप चलने दो, आ गया तो चलने दो उसको। लेकिन सऊद शकील की जगह हसन नवाज कैसे आया, ये है मेरा सवाल। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट और आपकी लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट, 4 डे, ये मैटर ही नहीं करते, और आप किसी को भी दे दोगे 50 ओवर की क्रिकेट, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मेरा ख्याल है कि किसी गली के मोहल्ले में किसी को छक्का मारते हुए देखना, तो वहां से भी प्लेयर उठा के डाल देना, और उसको मेरा ख्याल है एक काम करना, साइम अयूब की जगह डाल देना, उसको डाल देना, क्या हो गया, बाबर आजम की जगह डाल देना, फर्क थोड़ी पड़ता है, और कोई भी रीजन बना देना उसका। ये जो मॉरल, मैं किसी क्या वर्ड यूज करूंगा, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ना आप लोगों की, ये पाकिस्तान की टीम को बर्बाद करेगी। एक आदमी पूरा प्रोडक्ट बन के आता है आपका डोमेस्टिक से, ताकि वो आपकी रेड और वाइट बॉल को सर्व कर सके। आपने उसकी ग्लिम्पसेस भी देखी हुई हैं ओडीआई के अंदर, और वो बंदा रिप्लेस हो जाता है एक ऐसे बंदे से जिसने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली ही नहीं। चलो कोई ऐसा प्लेयर ले आता जिसने खेली होती तो मैं मान लेता, लेकिन आप ऐसा बंदा लेकर आए हो, पीछे से कोई और ले आते शायद उस पर इतनी डिबेट नहीं होती। बहुत सारे लड़के खेलने हैं भी आपके फोर्ड, किसी को भी उठा लेते हैं, मैं कहता था चलो ठीक है यार, पीछे से रन करके आ रहा है, चांस दे दिया आपने, तब भी सऊद शकील नहीं हटता था। लेकिन चलो कोई बात तो बनती कि डोमेस्टिक के प्लेयर को डोमेस्टिक के प्लेयर ने चैलेंज किया। ये हसन नवाज कहाँ से आ गए ओडीआई के अंदर? ये माइक हैसन की चॉइस है, और इस तरीके से टीमें नहीं चलती भाई। टीमों के पीछे जो ना रिकॉर्ड्स होने चाहिए। और दूसरी एक और चीज ये है कि टीम मुझे ओवरऑल ठीक लग रही है, दो आपने ऑलराउंडर खिलाए हैं, हुसैन तलत लिया है, फ़हीम अशरफ लिया है, मोहम्मद नवाज भी आपने ऑलराउंडर लिया हुआ है, बाकी बॉलर्स आपके तगड़े हैं, आपने हारिस रऊफ डाला हुआ है, नसीम शाह है, शाहिन शाह अफरीदी खुद है, मोहम्मद वसीम भी रखा हुआ है।
मैं इन सब में सिर्फ एक प्लेयर पे और बात करना चाहता हूँ, और वो है, बेचारा बेचारा कहना पड़ेगा, मोहम्मद वसीम जूनियर। ये कब खेलेगा? ये कब खेलेगा? इसको मौका कब मिलेगा? अगर तो आपने एक प्लेयर को पूरे साल सिर्फ टूर कराना है, घुमाते रहते हो इधर से उधर, ट्रैवलिंग कराते रहते हो, और साल के उसके टोटल मैच अगर निकाल लो ना, तो पाकिस्तान से खेलने को मिले तो मुश्किल से दो होंगे। वो पूरे साल के दो मैचेस मिलते हैं उसको, और वो पूरे टूर में आपके साथ घूमता रहता है। भाई, या तो उसको ड्रॉप कर दो अगर वो काम का नहीं है, या उसको मैचेस दो। वो खेलता क्यों नहीं है? अब आपने क्या किया है यहाँ पे? आपने, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने हारिस रऊफ को T20 से बिठाया था, ओडीआई से भी बिठा देते। एक सीरीज से कौन सा उसके करियर पे कोई फर्क पड़ जाना था? वो आपका 150 का प्रीमियम बॉलर था, है और रहेगा भाई। अभी फिलहाल 150 वाला कोई नहीं है आपके पास आगे पीछे। तो वो कोई, ठीक है वो पिटा है, लेकिन वो कोई ऐसे ही आपके प्लान से आउट नहीं हो जाएगा क्या? आपने उसको जबरदस्ती डाल दिया यहाँ ओडीआई के अंदर। अगर आपने T20 से बिठाया था, ओडीआई से भी बिठा देते, और मोहम्मद वसीम को पूरा एक दफा चांस देके तो देखते। इसी तरीके से तो वो डेवलप होगा, वरना आप क्या होगा, अगली दफा जब इंडिया से मैच लगेगा फिर हारिस रऊफ को छोड़ दोगे आप, फिर वो पिटेगा, फिर मैच लगा के आ जाएगा, फिर आप बोलोगे यार ठीक है इंडिया से पिट गया, लेकिन है हमारा प्रीमियम बॉलर। ये नहीं होता यार, इस तरह नहीं होता। आपको अपने फास्ट बॉलर्स डेवलप करने पड़ेंगे। अब आपकी कहानी आके तीन लोगों पे रुक गई है, नसीम, हारिस, शाहीन, शाहीन, नसीम, हारिस, शाहीन, नसीम, हारिस, हारिस, नसीम, शाहीन। बस इस पे आगे आपकी गोट फंस गई है। जब रमीज राजा का दौर था तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि जी हमारे पास ओपनर नहीं है, पूरे डोमेस्टिक में कोई ओपनर नहीं है। और आप बताइए आपके पास और क्या बेहतर चॉइसेस हैं? ये आके टीवी पे सवाल करते थे, आपके पास अभी और क्या चॉइसेस हैं? ठीक है, देख लो अभी जो बुमराह को मारा है जिसने रख रख के, ये चॉइस थी हमारे पास जो आपने नहीं खेलने दी। जब भी कोई बोर्ड किसी प्लेयर को पीछे से बैक कर रहा होता है ना, किसी खास दो चार प्लेयरों को बैक कर रहा होता है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि वो मीडिया पे आके ये कहना शुरू कर देता है कि इनके अलावा अभी हमारे पास है नहीं कोई, पीछे पीछे कोई नहीं है। अजहर महमूद, जब हम सीरीज हारे हारे जा रहे थे और उस वक्त हमने स्पिन ट्रैक्स बनाने नहीं शुरू किए थे, तो इनसे जब सवाल होता था कि जी आपको स्पिनर क्यों नहीं खिलाते, अच्छा अगर फास्ट बॉलर नहीं विकेट ले रहे आप स्पिनिंग पे चले जाओ, तो ये कहते थे कि जी हमारे पास कौन स्पिनर है, स्पिनर है कहाँ हमारे डोमेस्टिक, है ही नहीं स्पिनर। वो ये कहते थे क्योंकि उन्होंने अपना बंदा हसन अली डालना होता था, तो वो सबको शॉर्ट कर देते थे बीच में। तो रमीज राजा क्या करते थे, जब क्योंकि उन्होंने बाबर रिजवान को पक्का बैक करना होता था, तो वो कहते थे पीछे ओपनर ही नहीं है ही नहीं पीछे। अब ये आकिब जावेद आए हैं, ये भी यही कहानी करते हैं, पीछे फास्ट बॉलर ही नहीं है आपके पास, आपके फास्ट बॉलर ही नहीं है। यही है बस, शाहीन, रऊफ, नसीम, बस यही है, और है ही कोई नहीं। अली रजा जो आपका पीएसएल का बॉलर था, क्या आप उसे T20 में नहीं डाल सकते थे? मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं मानता हूँ ठीक है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ज्यादा वैसा हो जाता, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी यार, वो करता बॉलिंग, क्या हो गया, पिट जाता तो पिट जाता, कोई बात नहीं। T20 के एक मैच में तो डाला जा सकता था, ऐसे ही बॉलर बनाए जाते हैं ना। लेकिन क्योंकि आपने तहिया कर लिया है, चाहे इंडिया से 10 मैचेस लग जाए, लेकिन हारिस रऊफ बाहर नहीं होगा। समझ रहे ना आपने? क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये पीछे है ही नहीं कोई। पीछे जब है ही नहीं तो जाहिर बात है ये खेलेंगे। तो हमारे लोगों ने जब अपने प्लेयरों को बैक करना होता है ना, तो एक ही एक्सक्यूज देते हैं हर बार, पीछे कोई है ही नहीं, यही है। फिर बाद में 2-4 महीने बाद निकल के आ जाते हैं इतने सारे स्पिनर। आज स्पिनर जरा गिनो, अजहर महमूद कह रहे थे स्पिनर नहीं, आज जरा गिनो कितने स्पिनर, नुमान, साजिद, अबरार, सुफियान, फैसल अकरम, 5 स्पिनर तो मैंने गिनवा दिए, और भी होंगे जिनका अभी नाम लिया नहीं। अभी एक साद मसूद है जो आपका ए से खेला है, शाह शदाब खान है जो अभी अभी इंजर्ड है या पता नहीं खेल नहीं रहा, जो भी वजह है। और आपका जो कोच है वो कहता है कि स्पिनर नहीं है।
तो जब हमने अपना बंदा खिलाना होता है ना, तो हम पीछे से कह देते हैं कोई है ही नहीं, जाहिद महमूद है। वो डोमेस्टिक में बॉलिंग कर करके आउट कर करके बुढ़ा हो रहा है, और हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो उसका करियर फारिग हो चुका है, उसको नहीं मिलेगा मौका कभी जिंदगी में आएगा। तो ये हमारे हाल है। अच्छा, ये तो एक हो गई बात। दूसरी मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ यार, ये जो मोहम्मद वसीम जूनियर है, यार इसको मौका दो, इसका मौका कैसे बनेगा? मैं ये शाहीन शाह अफरीदी से सवाल करता हूँ कि भाईजान, ठीक है आपको ओडीआई सीरीज जितवानी है, आपके ऊपर प्रेशर होगा, आप पहली सीरीज खेल रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार मैं कह रहा हूँ कि इंसाफ करके चलना, आपके तरफ से इंसाफ होना बड़ा जरूरी है, ठीक है? और नए लड़कों को चांस जरूर देना। अगर आप 2 सीरीज हार जाते हो तो हसीबुल्ला का मौका बनता है, उस लड़के को चांस दो। मैं नहीं कह रहा कि रिजवान रिप्लेस कर दो ओडीआई में, आपका ओडीआई में रिजवान रिप्लेस किसी सूरत नहीं होता, चाहे आपको जितना बुरा लग रहा है वो आजकल, वो रिप्लेस नहीं होता। लेकिन हसीबुल्ला को एक मैच जरूर देना है यहाँ पे, ठीक है? ये तो मेरी तरफ से मेरी अपनी थिंकिंग है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा T20 का स्क्वाड जरा देख लेते हैं एक नज़र। आपका जो T20 का स्क्वाड है, उसमें आपने नए जो बंदे डाले हैं, वो उसमें से एक अब्दुल समद है, और एक आपने डाला है उस्मान तारिक जो स्पिनर है। ये दो नए डाले हैं। और निकाले कौन कौन है आप लोगों ने? उफ, आपने फ़खर जमान बाहर कर दिया, आपने सुफियान मुकीम बाहर कर दिया, आपने जो है वो उसको हारिस रऊफ को बाहर कर दिया। चलो हारिस रऊफ तो सही बाहर हुआ, ठीक है, क्योंकि आपने सलमान मिर्जा को भी खिलाया हुआ है, फिर उसको खिलाओगे तो उसको कब खिलाओगे? ये तो क्लैश बनेगा ना। तो मेरे ख्याल है ठीक है, आप सलमान मिर्जा को ज़्यादा मौका दोगे, फिर आगे मोहम्मद वसीम भी है यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे इसको मौका मिले, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा फास्ट बॉलर मुझे नज़र नहीं आ रहा है सच। फिर आपके पास फ़हीम अशरफ है, मोहम्मद नवाज भी है शायद, मोहम्मद नवाज नहीं है क्या? नहीं, मोहम्मद नवाज नहीं है। मोहम्मद नवाज कैसे बैठ गया? नहीं, है मोहम्मद नवाज। यस, मैं ये सोच रहा था मोहम्मद नवाज कैसे बैठ सकता है यार, वो तो बड़ा ज़रूरी आदमी है। और हसन नवाज भी है आपका, अबरार अहमद आपने रखा हुआ है, तो ठीक है, अबरार अहमद आपका मेन स्पिनर होगा, और फिर आपने उस्मान तारिक को भी रखा हुआ है T20 में। अब कॉम्बिनेशन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे? शाहीन शाह अफरीदी भी रखा है आपने, लेकिन मुझे नहीं लगता शाहीन शाह अफरीदी को खिलाएंगे शायद यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ब्रेक देंगे इसको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने बहुत ओवर डलवा दिया यार उससे। 2 टेस्ट मैचेस में बहुत ओवर डलवा दिए। मैं शुरू से कह रहा था खुर्रम शहजाद को ले लो, उसको फ्रेश रखो T20 और ओडीआई के लिए। मैच मैच तो वैसे भी हारना जीतना चल ही जाता है, चलो एक मैच उसने जितवा दिया था, दूसरे मैच में ना खिलाते उसे, कुछ तो चेंजेस कर लेते। लेकिन अब वो सीरीज, बात मैंने कहा था ना, सीरीज जब फंसेगी तो फिर आप जिसको खिलाओगे उसे आगे ले जाना पड़ जाएगा, और यही हुआ। मैंने शुरू में कहा था शाहिन शाह अफरीदी को प्लान्स में नहीं रखो, रखने की जरूरत ही नहीं थी प्लान्स में। आपके पास खुर्रम शहजाद था, खुर्रम शहजाद से जाता है, ठीक है, ताकि वो आपका एक फ्रेश बॉलर होता है, जिसने खेलना ही टेस्ट है, उसमें कुछ और नहीं खेलना, वो आपको अपना 100% देता है यार। खैर बहरहाल, अब आपके पास उस्मान तारिक आ गया है। उस्मान तारिक सुफियान मुकीम की जगह आपने ले लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना अपने स्पिनिंग ऑप्शंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका में हमने जाके खेलना है वर्ल्ड कप 5 महीने के बाद। एक हमारे पास सुफियान मौजूद है, एक हमारे पास आपका अबरार मौजूद है, और एक हमारे पास जो है वो ये मौजूद है आपका, ये क्या नाम है उसका, उस्मान तारिक मौजूद है। उस्मान तारिक कैसी बॉलिंग करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट मैच में तो अच्छी बॉलिंग कर जाएगा। अगर इसको जब भी मिलेगा, कोई भी पहला मैच, पहला मिलेगा या तीसरा मिलेगा, पर मुझे नहीं पता फर्स्ट 11 में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अब्रार अहमद भी है आपके पास, तो इसको एक आधा मैच तो मिलेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि बस इसको यूं ही लेके चलना कि आपका मेन बॉलर सुफियान मुकीम और अबरार है। अब क्योंकि सुफियान मुकीम बाहर हो गया, तो इसका इसको यूं ना ले लेना कि सुफियान मुकीम की तो जगह ही नहीं बनती, क्योंकि उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये ना कर देना भाई, ठीक है? जगह सुफियान मुकीम की ही बनती है, ठीक है? उस्मान तारिक को
टेस्ट किया जा सकता है। इसको यूं अगर मैं लूं तो ठीक है ना, यूं तो बात समझ में आ रही है मेरे। लेकिन अगर आप इसको यूं ले रहे हो कि आप सुफियान का पत्ता साफ करो, तो फिर टीम बना लेना अपनी, बस फिर वही वाली टीम बनेगी जो कि हारने के लिए बनती है वर्ल्ड कप के अंदर। आपको स्पिनर्स की जरूरत है, ठीक है, लेके जाओ उसको, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सुफियान का रिप्लेसमेंट नहीं बनता। लेफ्ट आर्म चाइना मैन इज अ गोल्ड कमोडिटी इन क्रिकेट राइट नाउ। आप उसे पॉलिश करके अच्छा करो, ठीक है ना। अगर ये आपको कुलदीप यादव जैसी परफॉर्मेंसेस देना शुरू हो गया ना, चाहे आपका सुफियान मुकीम, आपको पता नहीं है, ये दुनिया हिला देगा आपके लिए, ठीक है। और आपको ये भी नहीं पता कि ये टेस्ट में क्या क्या कर सकता है, वो तो आप मौके नहीं दे रहे ना। आपके जहन में जो स्पिनर्स फंस जाते हैं वो फंस जाते हैं। अबरार अहमद आपने टेस्ट मैच में ऐसे ही बिठा के रख दिया, उसको मौका नहीं दिया। तो खैर बहरहाल ठीक है, चलो अच्छी टीम बन गई है, ठीक है। अब्दुल समद को मौका मिल रहा है, अगर करेगा छठे नंबर पर अच्छी बैटिंग, अड़ा उड़ी वाले शॉट ना खेलना भाई, प्रॉपर बैटिंग करना। हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो मैच करे छठे नंबर के बैट्समैनों को दुनिया में। दुनिया के छठे नंबर के बैट्समैन देखो, हार्दिक पांड्या को देखो, टिम डेविड को देखो, ठीक है, और उनके हिसाब से अपने गेम को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। पूरा प्लेयर बनो, पूरा प्लेयर। सिर्फ दो छक्के मार के जाने वाला प्लेयर हमें नहीं चाहिए। अगर वो प्लेयर चाहिए तो वो ऐसे तो मैं डोमेस्टिक में, हमारे पीएसएल और डोमेस्टिक से 500 निकलते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली परफॉर्मेंस ना देना, मैच पकड़ने वाली परफॉर्मेंस देना, पूरे प्लेयर बनो, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और चीज भी हुई है बड़ी मजेदार, इन्होंने उस्मान खान को एंटर कर लिया है। अच्छा, ये उस्मान खान को लेकर आए हैं मोहम्मद हारिस की जगह। मोहम्मद हारिस की जगह अगर उस्मान खान आता है तो इस सीरीज में तो चलो मैं कहता हूँ चल भी जाएगा शायद वो, मुझे नहीं पता वैसे अच्छा खेलेगा या नहीं खेलेगा यहाँ, लेकिन पाकिस्तान की पिचेस पे चांसेस हैं कि चलेगा। लेकिन आपका वर्ल्ड कप है भाई श्रीलंका में। मेरी अपनी जाती राय ये थी कि या तो आप हारिस को ड्रॉप करते ही ना, उसी पे स्टिक करते, फिर जो था उस पे स्टिक करते, ठीक है। क्योंकि ये भी हारिस पार्ट 2 ही है, ये कोई मतलब ठीक है अच्छा खेलता है, लेकिन इसको हार्ड पिचेस चाहिए जैसे हारिस को चाहिए। ये स्पिन ट्रैक्स का पता नहीं कैसा प्लेयर है, अभी स्पिन ट्रैक्स में आएगा तो पता चलेगा। लेकिन इसको कोई मैंने बहुत कोई अच्छी टेक्निक वाला प्लेयर देखा नहीं है अभी इसको। रन्स तो कर लेता है ये, लेकिन खेलता आड़ा टेढ़ा ही है भाई, ये पूरा तरीके से खेलने वाला प्लेयर नहीं है। अब आप जब वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका के अंदर जा रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ भाई, क्या क्या बेहतर ना होता कि आप रिजवान को लेते हैं यहाँ पर। आपको बीच में स्पिन खेलने वाले प्लेयर चाहिए होंगे। मैं नहीं कह रहा कि वो कोई अफलातून है स्पिन को लेके, खेला तो वो भी बहुत अजीब है स्पिन को, लेकिन इतनी टेस्ट क्रिकेट खेली है अभी उसने, इतना स्पिन फेस किया है, उसका कहीं ना कहीं उसका फायदा तो हो रहा होगा ना। शायद हो सकता है कि इस सीरीज में आपको अच्छी परफॉर्मेंस वो ना निकाल के देता, लेकिन अगर वो आपको यहाँ पे रीजनेबल रन दे देता तो आपके लिए वो श्रीलंका में एक अच्छा ऑप्शन बन जाता। अगर आपको ऐसे ही रखना था तो आप दो विकेट कीपर रख लेते यार। साहबजादा फरहान के आगे जो जो डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, ये तो फालतू का ही लिखा हुआ है भाई। वो कभी जिंदगी में कीपिंग नहीं करेगा, ये बात मैं लिख के देता हूँ, कभी नहीं करनी उसने कीपिंग। और कीपिंग करेगा तो मैं बता दूं उससे बैटिंग नहीं होगी। जब एक बैट्समैन को बिला वजह कीपर बनाओगे ना तो उसकी बैटिंग हिल जाएगी, ध्यान में रख लेना। जो बुमराह को छक्के करा रहा था ना, वो नहीं होंगे उससे। जो उसका काम है उसे करने दो। और दूसरा ये कि उस्मान खान, मुझे ऐसा लग रहा है ये मोहम्मद रिजवान की टसल में ले तो आए हो आप, लेकिन बहुत बेहतर होता कि मोहम्मद रिजवान को लेते, यहाँ से कॉन्फिडेंस देके श्रीलंका में ले जाते। अगर बाबर आजम T20 में जगह बना सकता है 50 रन करके, वो भी उस मैच में जिसमें आप हार गए हो, तो रिजवान पिछले मैच में 70-80 रन करके वो उस मैच में जिसमें हम जीत गए हैं जगह क्यों नहीं बना सका। सोचने की बात है ना। बाबर आजम की तो फॉर्म चेक कर लिया आपने कि जी हमें चाहिए या नहीं चाहिए। मेरा सवाल है कि रिजवान की भी तो फॉर्म आपने चेक करी है ना, वो भी तो खेला है पहले टेस्ट मैच में उसने, और उसने विनिंग कॉज में रन किए हैं। उसने जो रन किए उससे आप जीते हो। आप जीते ही पहले मैच की बैटिंग पे हो, टेस्ट मैच पहला वाला, ठीक है। यहाँ जो उसने 40-50 रन किए हैं बाबर ने, गुड बैटिंग, बहुत अच्छा लग रहा था खेलते हुए, जबरदस्त शॉट्स, जबरदस्त खेला। लेकिन वही वाली बात है ना, अपने रन किए और आउट हो गया।
तो यहाँ हारने वाली कॉज वाले रन पे एक बंदा सेलेक्ट हो जाता है और जीतने वाली कॉज पे जो रन हुए उस पे वो इग्नोर हो जाता है। रिजवान, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही हो सकता है। बहरहाल अब ये उस्मान खान जो हमने, जैसे हम कहते हैं ना, हमने एक पर्ची निकाली है और उसको खोल के देखा, उस पर उस्मान खान लिखा हुआ था। तो ये जो हमने पर्ची निकाली है, अल्लाह करे ये अच्छा खेले और यूटिलिटीज है। जहाँ पे भी बैटिंग करने आए, 2 डाउन पे खेले, 1 डाउन पे खेले, ओपनर पे खेले, जहाँ पर भी खेले यूटिलिटीज है भाई। ठीक है ना, श्रीलंका साउथ अफ्रीका से हम एक सीरीज लेवल कर चुके हैं, बाकी 2 सीरीज जो है वो जीतो। जीतो भाई, होम ग्राउंड में जीतने के लिए खेला जाता है। तो खैर बहरहाल ये आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। ये मेरा टोटल एनालिसिस था, जो भी हमारी टीम अनाउंस हुई है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच, वेस्ट इंडीज बांग्लादेश मैच। वीडियो को लाइक कर लिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।